Hello students, this is your SST teacher Varsha Sharma again with you with our chapter 3 of civics, which is institutional representation of democracy. So without any further ado, let's start the chapter. Now democracy के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था. It is by the people, of the people and for the people. ठीक है. अब जो डेमोक्रेसी की कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल, अडल्ट का मतलब होता है अबव द एज ऑफ 18 एंड फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमें ये प्रूव करता है कि यूनिवर्सल मतलब हमारे देश में जितने भी अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स मतलब दोज हु आर अबव द एज ऑफ 18, उन्हें वोट करने का राइट ग्रांटेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये कहता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. सो ड्यूरिंग द 19th and 20th centuries, the suffragette movement swept through various nations demanding the right to vote for women. 19th और 20th सेंचुरी के पहले women को वोट करने का राइट नहीं था. 19th और 20th सेंचुरी में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम था सफरगेट मूवमेंट. उसकी वजह से काफ़ी सारे नेशंस में वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले, वुमेन ने वोटिंग राइट्स डिमांड किए और उन्हें वो वोटिंग राइट्स ग्रांट हुए. इंडिया में जो राइट टू वोट था वो सारी एडल्ट पॉपुलेशन को दिया गया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर और क्रीड. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही हमें हमारी पूरी पॉपुलेशन को राइट टू वोट ग्रांट कर दिया गया था. ठीक है, बट द पीपल कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड दोज हु डिड एंड साउंड ऑफ माइंड वर नॉट अलाउड टू वोट. मतलब कि जिन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं या फिर वो मेंटली अनस्टेबल हैं, उनको वोट करना अलाउड नहीं था. अदरवाइज एवरीवन वाज अलाउड टू वोट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक बेसिस है. इसी की बिना पर मॉडर्न डेमोक्रेसी टिकी हुई है. मैन वुमेन हो, रिच पुअर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है एंड इक्वल सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, बशर्ते वो अबव 18 ईयर्स होने चाहिए. ठीक है, अडल्ट होने चाहिए, तभी उन्हें राइट टू वोट ग्रांट किया जाता है. फिर चाहे वो मैन वुमेन हो, रिच पुअर हो, कोई भी कास्ट के हो, इट डजेंट मैटर. ठीक है, सभी वोट्स की वैल्यू सेम होती है. अब इलेक्शंस कैसे होते हैं डेमोक्रेसी में ये हम पढ़ेंगे. इलेक्शंस कैसे फॉलो किए जाते हैं? एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग. अब इंडिया जो फॉलो करती है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. कौन सी डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट. Democracy is of two types, direct and indirect, but India follows indirect democracy. What is direct democracy? ये एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें लोग डायरेक्टली वोट करते हैं टू मेक देयर ओन रूल्स एंड लॉस. ये हमने पहले भी समझा हुआ है कि जो डेमोक्रेसी जिसमें लोग डायरेक्टली अपने रूल्स और लॉस के लिए वोट करते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी. कोई भी रूल बनाया जाता है और उसके लिए वोट करवाया जाता है कि क्या ये रूल इनिशिएट करना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, तो लोग उस रूल के लिए वोट करते हैं. अगर वोट्स उसके फेवर में होते हैं तो वो रूल एप्लीकेबल हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता. ठीक है, तो इस तरह से ये कहलाती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इसको प्योर डेमोक्रेसी या फिर ट्रू डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. बट इसकी एक कौन है कि ये स्मॉल नंबर ऑफ पीपल में ही पॉसिबल है, कम लोगों में ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है. ज़्यादा पॉपुलेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल होता है ग्राम सभा, जो कि इंडिया में प्रेजेंट होती है. एक सभा होती है ग्राम सभा. ग्राम किसे कहते हैं? विलेज एरियाज को, गाँव को ग्राम कहते हैं हिंदी में. ठीक है, तो ग्राम सभा एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का. ठीक है, गाँव में क्योंकि कम लोग होते हैं तो ये वाली डेमोक्रेसी वहाँ पर फॉलो की जा सकती है. सेकेंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है ये ज़्यादा पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है. कम लोगों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कम लोगों में भी एप्लीकेबल हो सकती है और ज़्यादा लोगों में भी. बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़्यादा लोगों में या फिर बड़ी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती. तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस. इलेक्शंस पे डिपेंड करती है क्योंकि इलेक्शन होंगे उसी में ही चूज़ किया जाता है कि आपका लीडर कौन होगा. तो इलेक्शंस आर अ टूल whose result reflects the will of the people. They are a part of the process of forming the government. इलेक्शंस एक ऐसा टूल है जिससे लोगों की विल पता चलती है, वो क्या चाहते हैं ये पता चलता है,
और वो गवर्नमेंट किस तरह की फॉर्म करना चाहते हैं ये पता चलता है। इंडिया में नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल फॉर द पार्लियामेंट। नेशनल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं किसके लिए? पार्लियामेंट में बिठाने के लिए। स्टेट लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट असेंबली के लिए। मतलब जो नेशनल लेवल पे हम इलेक्शन होते हैं हमारे, उसमें जो लोग इलेक्ट होते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं? पार्लियामेंट में। पर जो स्टेट लेवल पे जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे राजस्थान में कोई जीता, महाराष्ट्र में कोई जीता, मध्य प्रदेश में कोई जीता, तो वो कहाँ पर बैठते हैं? वो कहाँ पर कलेक्ट होते हैं? स्टेट असेंबली में। ठीक है, दे फॉर्म द लेजिस्लेचर। इलेक्शंस जो होते हैं पार्लियामेंट के एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या पार्लियामेंट है, उसके जो इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल में होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी set up in 1950 which conducts free and fair elections। अब हमारे फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा इंडिया का इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है जो किस चीज़ के लिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। ये उसकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन में कुछ लोग होते हैं जिनका यही काम होता है कि जो इलेक्शंस हों वो फ्री हों और फेयर हो, सबको अलाउड हो वोट करने का। ठीक है, 1950 में इसको सेटअप किया गया था। किसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कब? 1950 में। इट इज हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज असिस्टेड बाय 2 other इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इसका हेड कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके 2 असिस्टेंट्स होते हैं जो कि उनको असिस्ट करते हैं। उनको कहा जाता है इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, उन 2 लोगों को इलेक्शन कमिश्नर्स। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो लोग हैं इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की जो फर्स्ट लोकसभा बनाई गई थी वो बनाई गई थी 15 अप्रैल 1952। कब बनाई गई थी? 15 अप्रैल 1952। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एट दैट टाइम इलेक्शंस वर हेल्ड इन 26 इंडियन स्टेट्स। हमारे इंडिया के 26 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो इलेक्शंस जीते बाय विनिंग 364 सीट्स। ठीक है, 364 सीट्स उन्होंने जीती। सिंस देन इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली इन इंडिया। तभी से हमारे इंडिया में इलेक्शंस रेगुलरली किए जाते हैं और उसी मेथड के अकॉर्डिंग, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए जाते हैं। और वो कौन करता है? इंडिया के ही लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज वोटर्स लिस्ट। अब वोटर्स लिस्ट क्या होती है? वोटर्स लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें वोटर्स के नाम होते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक लिस्ट मेंटेन करती है जिसमें ये मेंटेन किया जाता है कि इंडिया में या किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है तो वहाँ पर कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं, 18 अबव कौन कौन हो गए और कौन से लोग डिसीज हो गए, मतलब द पीपल हु डाइड। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है ताकि पता चल सके कि कितने लोग एलिजिबल हैं फॉर वोटिंग। नए लोग ऐड होने चाहिए और जो लोग एक्सपायर हो गए, जो अब नहीं रहे, उनको डिडक्ट किया जाना चाहिए उस लिस्ट से। तो ये जो लिस्ट, जिस लिस्ट में ये काम किया जाता है उस लिस्ट को क्या कहते हैं? वोटर्स लिस्ट। ठीक है, वोटर्स लिस्ट कहा जाता है इसे। नाउ इलेक्शन जो ये हमारी वोटर्स लिस्ट है उसकी वर्किंग किस तरह से होती है वो हम पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रिपेयर करता है वोटर्स लिस्ट। इलेक्शन कमीशन हमने अभी पढ़ा क्या होता है? एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जिसका काम ही यही है कि इलेक्शंस प्रॉपरली कंडक्ट किए जा सके। तो इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्ट बनाता है इलेक्शंस के पहले। हम जानते हैं, आपको अगर पता हो तो जनगणना की जाती है कुछ सालों में बार बार, यही पता करने के लिए। जनगणना एक हिंदी वर्ड है इस चीज़ का, उसको कहते हैं सर्वे। काउंटिंग की जाती है लोगों की, हर घर में कितने लोग हैं, कौन कौन से, जितने भी लोग हैं उनकी एज क्या है, कौन से बच्चे 18 अबव हो चुके हैं, मतलब 18 अगर उनकी एज हो चुकी है तो वो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। तो ये किस लिए किया जाता है? इसलिए ताकि उनको पता चल सके, गवर्नमेंट को, कि आप
एलिजिबल हो गए वोटिंग के लिए, तो कितने लोग एलिजिबल हो चुके हैं या कितने लोग डिसीज हो चुके हैं ये उससे पता चल जाता है इजीली। So the election commission prepared the voters list before the election. It removes the names of the dead and adds the names of those who become eligible to cast their votes in that year. ठीक है। It issues identity cards to all eligible voters. सभी eligible voters को identity cards issue किया जाता है। इस identity cards को electors photo identity card भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? electors photo identity card और EPIC EPIC and has to be carried at the time of casting vote in one's own constituency. जो constituency बनाई जाती है, मतलब एक जो एरियाज डिवाइड किए जाते हैं जहाँ जहाँ पर वोटिंग कंडक्ट की जाती है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको जब वोट करने जाओगे तो आपको अपना इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना होता है। उस आईडी कार्ड को दिखाकर ही आप वोट कर सकते हो। वोटिंग की जाती है थ्रू सीक्रेट बैलेट बॉक्स प्रोसेस। ठीक है, बैलेट बॉक्स होते थे पहले, सीक्रेट बैलेट्स में की जाती है वोटिंग टू प्रोटेक्ट द वोटर्स फ्रॉम अंडर प्रोसेस फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं वो फोर्स ना करें किसी को उन्हीं को वोट करने के लिए। इससे बचाने के लिए लोगों को सीक्रेट बैलेट मेथड से वोट करवाया जाता है, मतलब उनको दूसरे को पता नहीं चलेगा कि कोई भी पर्सन किसे वोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 18+ हैं और आप वोट करने जाते हैं, अगर आप डायरेक्टली सबके सामने वोट करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप किसको वोट कर रहे हैं। बट अगर आप सीक्रेट बैलेट प्रोसेस के थ्रू वोट करते हैं तो ये डिस्क्लोज नहीं होता कि किस पर्सन ने किस रिप्रेजेंटेटिव को वोट किया। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती और ये भी रिवील नहीं होता कि आपने किसे वोट किया। तो अगर इस प्रोसेस से क्या फ़ायदा होता है कि आपको किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी खतरा नहीं होता। ठीक है, अब सीक्रेट बैलेट बॉक्स प्रोसेस होता था पहले। एक आपको चिट दी जाती थी जिसमें आपको मार्क करना होता था, एक उसमें लिखा होता था सारी पार्टीज का या रिप्रेजेंटेटिव्स का नेम और उनके सिंबल्स बने होते थे। उसके आगे आपको टिक करना होता था और आपको उस बॉक्स में आपका जो भी वोटेड कार्ड है उसको डालना होता था। अब क्या होता है, अब मशीन होती है जिसमें आपको बस बटन प्रेस करना होता है और जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को आप वोट करना चाहते हैं उसके आगे का बटन प्रेस कीजिए और आपका वोट उसमें पास हो जाएगा। ठीक है, आजकल ये प्रोसेस फॉलो होता है। सो अब वन पर्सन एक ही वोट डाल सकता है। दिस इंश्योर्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल यहाँ पर इंश्योर होता है क्योंकि एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है। अगर आप ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें तो उसमें भी आप एक ही बार बटन प्रेस कर सकते हो, दो बार नहीं कर सकते, आप 2 जनों को वोट नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ईवीएम्स। तो ईवीएम्स में क्या होता है, voters use an electronic device called the electronic voting machine to cast their votes. votes डालने के लिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शॉर्ट फॉर्म है ईवीएम, इनिशियल से बनाई हुई है। ठीक है, तो इसमें हम हमारे फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम के आगे जो बटन होता है उसे प्रेस कर वोट कास्ट करते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द कंट्री इन 2004। हमारे इंडिया में 2004 में ईवीएम इंट्रोड्यूस की गई थी और पूरी कंट्री में इसे यूज़ किया गया था। पार्टी सिंबल्स होते हैं ईवीएम पे और क्या होते हैं, कैंडिडेट्स के नाम होते हैं मशीन के टॉप पे, और उस कैंडिडेट्स के नाम के आगे हम बटन प्रेस करते हैं और उस बटन प्रेस करने से वोट कास्ट हो जाता है और आपका वोट उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स को चला जाता है। Election officials put a semi-permanent ink or die mark on the index finger of the voter to ensure that he or she is not able to cast a vote more than once. अब एक पर्सन ने वोट दे दिया है, ये पता कैसे चलेगा? अगर वही पर्सन दोबारा आ गया तो फेक आईडी कार्ड से। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि हर पर्सन को ये वोट करने के बाद उसकी इंडेक्स फिंगर, मतलब आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, उस पर एक ब्लू कलर की या फिर किसी ब्लू या ब्लैक कलर की सेमी परमानेंट इंक से मार्क बना दिया जाता है, ये प्रूव करने के लिए कि इस पर्सन ने वोट कर दिया है। तो वो इंक इजीली रिमूवेबल नहीं होती, इसी वजह से
कोई भी पर्सन 2 बार वोट कास्ट नहीं कर सकता। आफ्टर द वोटिंग ईवीएम आर सील्ड एंड केप्ट फॉर काउंटिंग। अब वोटिंग के बाद जो ईवीएम मशीन्स होती हैं उन्हें सील कर दिया जाता है और काउंटिंग के लिए रख दिया जाता है। उसके वोट्स काउंट होते हैं और उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव इस इलेक्शन में विनर साबित हुआ है। So that's all for this lecture. Thank you very much, students. I hope you are studying at home. Keep studying, be safe, and develop your minds more and more. Thank you very much.